हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि पहला वीडियो मैंने बना दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट किस प्रकार आया हमारे कंट्री में। और उसके बाद हमने देखा था आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं तब उन्होंने किस प्रकार सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगहों पर, भारतीय जगहों पर अप्लाई किया था। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आई वाले बटन पे भी जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो में क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, जैसे कि रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब कुछ टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, और ये सब हम लोग देखेंगे, जालियांवाला बाग इंसिडेंट देखेंगे, और हम लोग ये जानेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके लिए ये सब कैसे फैक्टर्स थे, ये सब कारण थे, और इन्हीं के चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव रखी गई थी। ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। सरप्राइज़ क्या है वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था। देखिए, कोई भी नाम के बाद एक्ट लग जाने का मतलब क्या होता है कि वो एक कानून है, वो एक लॉ है। ठीक है। तो वो एक कानून था जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडियंस पर लागू किया गया था। तो इसको समझते हैं हम लोग आसान भाषा में। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जब गुनहगार को पकड़ा जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है, तो उसे हमेशा एक चांस दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? कि वो अपने बेगुनाही को साबित कर सके। ठीक है, खुद को जस्टिफाई कर सके। ये हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता है तब तक वो बेगुनाह रहता है। कैसे हम कह सकते हैं? हम तो उसे सिर्फ शक के आधार पर उठा के लाए हैं। तो ये हर व्यक्ति का अधिकार है। इस आधार को अंग्रेज़ों ने छीन लिया था हमसे। ठीक है। इस आधार को क्यों छीन लिया था, इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। पहले रॉलेट एक्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के पास इनॉर्मस पावर आ गया था इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत, टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ट्रायल मतलब क्या होता है कि वही जब हम लोग जो कैदी होता है वो जज के सामने जाके खुद को बेगुनाह साबित करता है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसे ट्रायल कहते हैं। कि मतलब कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को अगर शक के आधार पर वो लोग पकड़ लेंगे तो उसे 2 साल तक ट्रायल करने का ही मौका नहीं मिलेगा, और वो बिना किसी मतलब का भी उसे जेल में डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अजीबोगरीब कानून था। इससे वो लोग क्या करते कि जितने भी लीडर्स थे, जो कि एक्टिविस्ट थे, उन लोगों को वो लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते। तो इससे क्या होता, जो मूवमेंट चल रहा था, रेवोल्यूशन चल रहा था, वो कमज़ोर पड़ जाता। यही उनका सोच था। ठीक है। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब रॉलेट एक्ट आया तो इसका क्या असर पड़ा ये समझते हैं। तो भारतीय लोग समझ गए कि ये तो बिल्कुल काला कानून है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो 1919 में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा गया था कि रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह पूरे देश भर में लॉन्च कर दिया गया। आगे फिर क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट बाय विटनेसिंग द आउटरेज ऑफ पीपल। ब्रिटिश सरकार ने सोचा, देखिए महात्मा गांधी का कोई भी रेवोल्यूशन क्या होता है, वो नॉन वायलेंट होता है, मतलब वो अहिंसावादी थे। वो कोई भी रास्ता अपनाते हैं, सत्याग्रह जो करते थे उसमें कोई भी लाठी डंडा बिना उठाए, बिना लड़ाई किए, शांति प्रिय ढंग से वो लोग करते थे। तो अंग्रेज लोग ने क्या क्या सोचा कि लोगों में गुस्सा भड़का दिया जाए, जिससे वो लोग भड़क जाए और कुछ दंगा फसाद हो जाए, और जिससे इस मैटर को डाइवर्ट कर दिया जाए। तो उनका मकसद यही था। तो क्या किया उन्होंने कि 10 अप्रैल के दिन, जब लोग पीसफुली अपना प्रोसेसन लेकर जा रहे थे, मतलब अपनी ग्रुप बना के, झुंड बना के, प्रोसेसन मतलब क्या होता है, जुलूस लेकर जा रहे थे, तब उस दिन अमृतसर में उन पर फायर कर दिया गया। अब जो ग्रुप में लोग जा रहे हैं उसमें किसी पर पथराव कर दे, चाहे फायरिंग कर दे, तो क्या होगा, लोग भड़क ही जाएंगे। और वो भड़क गए, प्रोवोक हो गए, गुस्से में आ गए। एंड वहाँ पर, वहाँ के जो आसपास के बैंक थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे स्टेशन थे, वहाँ पर लोगों ने अटैक कर दिया, और ये एक दंगा फसाद जैसा माहौल बन गया। तो जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी उस पर वो लोग कामयाब हो गई। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ को लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है समझ जाते हैं हम लोग। देखिए अभी के टाइम में जैसे कर्फ्यू होता है ना, जब कहीं भी दंगा फसाद होता है तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है ना, बोलते हैं ना धारा 144 लग गया, कर्फ्यू लग गया। तो कर्फ्यू में क्या होता है
कि कोई भी लोगों को बाहर आने जाने पे मनाही हो जाती है और कोई ग्रुपिंग्स में नहीं रह सकते हैं, एक जगह ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ पे रोक टोक लगा दिया जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही सिस्टम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या था कि लोगों को पब्लिक गैदरिंग की मनाही थी और जिसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया जनरल डायर को। जनरल डायर के कमांड में, डायर था जो जनरल का पोस्ट में था, उसको कमांड दे दिया गया। तो जनरल डायर बहुत गलत व्यक्ति था। इसने क्या किया, अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया, ठीक है। और अमृतसर में एक प्लेस है, अब हम लोग जालियांवाला बाग में इंसिडेंट में आ चुके हैं। उसी के बाद अमृतसर में एक प्लेस है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। वहाँ पर अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, ठीक है। 13 तारीख को, देखिए अभी 10 तारीख को तो लोगों पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद मार्शल लॉ को लगाया गया। तो अभी सिर्फ 13 तारीख है, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि ये लॉ लगा कि नहीं है, लगा है कि नहीं लगा है, मार्शल लॉ होता है, क्या होता है। तो उस टाइम तो इंटरनेट वगैरह का उतना ज़माना था नहीं, इतने जल्दी न्यूज़ फैलती नहीं थी, कई लोगों को इतना जानकारी भी नहीं थी। तो वो लोग सिंपली अपने बैसाखी के मेले में जालियांवाला बाग में जुटे हुए थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसी में जनरल डायर उसका दुरुपयोग करता है। क्या होता है, बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी वर नॉट अवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का स्पेलिंग यहाँ पे SH होगा, ठीक है, जैसे ऊपर में मैंने लिखा था वही वाला सही है। दैट हैड बीन इम्पोज एज अ रिप्रेसिव मेजर। मार्शल लॉ का गलत प्रयोग उसने किया। जनरल डायर विथ हिज ब्रिटिश ट्रूप्स इंटर्ड द पार्क एंड क्लोज द ओनली एग्जिट पॉइंट विदाउट गिविंग। एक ही एग्जिट पॉइंट था पूरा, मान लीजिए ये गोल पार्क है तो एक ही दरवाज़ा था और बीच में एक वेल था, एक कुआं था, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ से आके घेर लेगा चारों तरफ से, अपने फौजियों को, अपने सिपाहियों को उसने बुला के घेर लिया और जो बीच में जितने भी लोग थे सब पे फायरिंग करवा दिया, सब पे फायरिंग करवा दिया। एकदम इनह्यूमन एक्ट था। जनरल डायर ने बहुत गलत काम किया। अब क्या हुआ कि बिना किसी वार्निंग दिए उसने लोगों पे ऑर्डर कर दिया, अपने ट्रूप्स को, अपने सिपाहियों को ऑर्डर कर दिया फायर करने का, और हज़ारों लोगों की जानें गई, कई लोग मर गए। इसे मैसेकर भी कहते हैं, ठीक है, जालियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर मतलब जब मास किलिंग होता है, बहुत जब बड़े पैमाने पे लोग मर जाते हैं, उसे मैसेकर कहते हैं, ठीक है। दिस ब्रूटल एक्ट ऑफ जनरल डायर प्रोवोक्ड अनपैरेलल्ड इंडिग्नेशन। देयर वर हड़ताल्स, क्लैशेस, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब लोग पूरा भड़क गए। महात्मा गांधी का नॉन वायलेंट वगैरह सब साइड में कर दिया, बोला कि अब हम लोग कुछ नॉन वायलेंट वगैरह कुछ नहीं सुनने वाले हैं। अब सीधे गुस्साए हुए लोग अटैक कर दिए, जहाँ जहाँ कुछ जो नज़र आया, हड़ताल कर दिए, बंदी हो गई, मतलब बिल्कुल उथल पुथल, एकदम इंस्टेबिलिटी था कंट्री में। आप लोग ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, इंस्टेबिलिटी था। देयर वॉज टर्मोइल ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ये सब हो रहा था। महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एज इट वॉज टर्निंग इनटू अ वायलेंट वॉर। महात्मा गांधी ने देखा कि अब ये बहुत ही वायलेंट रूप अपना रहा है, तो इस अपने मूवमेंट को, जो रॉलेट सत्याग्रह था, उसे वापस ले लिया, ठीक है, यही कारण था इसका। तो ये हो गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपको समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट था क्या, रॉलेट एक्ट का क्या असर पड़ा हम पर, और मार्शल लॉ लगा। फिर उसके बाद जालियांवाला बाग इंसिडेंट को हमने देख लिया। अब खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसको हम लोग समझते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए अभी हम लोग 1919 में हैं, क्योंकि जालियांवाला बाग इंसिडेंट 1919 में हुआ था। थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो हम लोग को ये दिखेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 तक, 4 साल चला था। मतलब 18 तक ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी। और इसमें टर्की के ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी, ठीक है। टर्की के जो रिलीजियस पीपल थे, ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम लीडर्स का था, ठीक है, मुस्लिम लीडर्स का था। और जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने मुस्लिम्स थे उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, ठीक है। जो उनका हेड होता था खलीफा, उन्हें वो लोग सब मानते थे। तो अब वहाँ क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया गया। तो हराने वाले ग्रुप में, देखिए वर्ल्ड वॉर में तो एक देश दो देश लड़ता नहीं है, बहुत सारे कंट्री लड़ते हैं। तो जो विनिंग ग्रुप था उसमें ब्रिटेन भी एक हिस्सा था। तो इनको ये लगा कि ब्रिटेन भी है इन्हें हराने में, और इनकी सारी ताकतों को अब सीज़ कर दिया गया और इन्हें कमज़ोर कर दिया गया, डिसरेस्पेक्ट किया गया। इससे इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, वो भी एगिटेट हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्हें लगा कि ये वही ब्रिटिशर्स हैं जो आज हमारे देश में आकर हमें भी गुलाम बनाए हुए हैं। और तो और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो खलीफा हैं, जिन्हें हम लोग श्रद्धा से मानते हैं, उन पर भी अत्याचार कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि एक हम लोग भी एक अपना मूवमेंट चलाएं। एक कमेटी का निर्माण किया उन्होंने मार्च 1919 में, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या रीज़न था खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने का।
खिलाफत मतलब खिलाफ, मतलब अगेंस्ट जाना। खिलाफ थे वो लोग किसके? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे, इसलिए इसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे विच वॉज लेड बाई 2 ब्रदर्स। बॉम्बे में इस संगठन को शुरू किया गया था 2 भाइयों के द्वारा, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने क्या किया, अपने खलीफा के डिक्लाइनिंग पावर, जो पावर अब घट रहा है उनका खलीफा का, उसे रोकने का, डिफेंड करने का यहाँ प्रयास किया। इट वॉज स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स टू द हार्श ट्रीटमेंट गिवन टू द कैलिफ ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बाय द ब्रिटिशर्स। ऑटोमन एम्पायर को जो बुरा ट्रीट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा और उनके पावर को कमज़ोर किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट में ये एक आवाज़ उठाई थी इंडियन मुस्लिम्स ने। तो महात्मा गांधी को लगा, अब देखिए अभी जालियांवाला बाग इंसिडेंट भी हो ही गया है, वो अप्रैल 1919 में हुआ। इधर खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, खिलाफत मूवमेंट भी मार्च 1919 में हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो सिख्स हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, ये सब गुस्से में हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इन सब को एक साथ जोड़ के हम लोग एक बड़ा ताकतवर एक मुहिम चलाते हैं। तो ये सोच था महात्मा गांधी का। अब उन्होंने सोचा कि सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन था जब कांग्रेस का, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी कन्विंस्ड द अदर लीडर्स ऑफ द अदर लीडर्स द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। खिलाफत को साथ में लेते हुए, स्वराज की बात को रखते हुए हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है इसको बताता हूँ। सितंबर 1920 में इस चीज़ की नींव रखी थी महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा जाए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे क्या क्या कारण था, क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि क्योंकि मुस्लिम्स थे वो काफ़ी नाखुश थे, खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने शुरू कर दिया। जालियांवाला बाग इंसिडेंट से बाकी के लोग भी काफ़ी गुस्से में थे। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून को लाया गया था। ये सब रीज़न में आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, दैट दीज वर द रीजन्स फॉर स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, और कल हो सकता है एक व्लॉग भी मैं बनाऊं। फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज टुमारो देर इज़ अ कंपटीशन इन एन इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कंपटीशन रखा गया है, तो वहाँ पर मुझे जाना है। और वहाँ पर एज अ जज और एज अ गेस्ट मैं कह सकता हूँ, वहाँ पर जाके मुझे पार्टिसिपेंट्स को देखना है, उनको एनालाइज करके और उन्हें प्राइजेस वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस एक छोटा सा 31 कल है 31 दिसंबर, तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जुटने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा ब्लॉग, एक ट्राई बस एक करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। सो टुमारो आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक अ ब्लॉग। ओके, सो टिल देन थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उन्हें बताएं कि हम लोग एसएसटी और इंग्लिश की फुल प्रिपरेशन यहाँ पर टोटल इंग्लिश चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू देम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।